हे गाइस, आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पर्यावरण में अध्याय नंबर 1, जिसमें कि चैप्टर का नाम ही पर्यावरण है। ठीक है, जो अध्याय है इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले बेसिक जो रूल होते हैं, मतलब बेसिक जो टर्म है वे सीखेंगे। उसके बाद हम उसके कुछ जितने भी कंटेंट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टॉपिक में हमें ये कवर करना है, वो चीज़ कवर करेंगे। ठीक है, नाउ स्टार्ट। पर्यावरण शब्द जो होता है, परि और आवरण, दो शब्दों की संधि, मतलब दो शब्दों के योग से बना है, मिलने से मिलके बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हुआ चारों ओर से घेरना, अर्थात मनुष्य के चारों ओर का वह क्षेत्र जो उसे घेरे रहता है, उसके जीवन और क्रियाओं का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, मतलब या तो उसी के द्वारा या दूसरे के द्वारा, मतलब इनडायरेक्टली उसको पता भी नहीं होता चीज़, रूप से प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, अच्छा। और पर्यावरण के अंग्रेजी में जो पर्याय होता है उसको एनवायरनमेंट कहते हैं, मतलब पर्यावरण को अंग्रेजी में एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से हुई थी, जो फ्रेंच का एक शब्द है एनवायरोनेर, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इस प्रकार हम पर्यावरण के आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आस पड़ोस यदि आप कह रहे हो तो पर्यावरण ही होगा वो चीज़। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति पर्यावरण कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बेसिक है किसके लिए? पर्यावरण के लिए। इतना टर्म आपको माइंड में होना चाहिए। आफ्टर दिस, इसके बाद ही आप कुछ फैसला ले सकते हैं कि आपको पर्यावरण अच्छा लगता है नहीं, कि आप करना चाहते हो या नहीं, किस प्रकार से आप करोगे इस चीज़ को। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे चलते हैं तो पर्यावरण के घटक आते हैं। तो आपको जनरली याद रखना है, पर्यावरण के दो घटक होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, जिसको आप अप्राकृतिक कहते हैं। मतलब प्राकृतिक जो हमें प्राकृतिक श्रम प्रदान करती है। ठीक है, जिस प्रकार से आप कह सकते हो कि पेड़ से फल का ये प्राकृतिक देते हैं हमें। ठीक है, पादप वगैरह, सब्जियां, ये प्राकृतिक है। और उसके बाद जो मानव निर्मित होते हैं, जिनको मानव श्रम बनाता है, वे अपने आते हैं मानव निर्मित में, मतलब अप्राकृतिक स्रोत होते हैं। और प्राकृतिक में दो टाइप के होते हैं, ये अपने दो टाइप कौन कौन से होते हैं? जैविक, अजैविक। और अजैविक को भौतिक कहते हैं। ठीक है, और इसमें भी आप सीख सकते हो कि सजीव प्राणियों का संसार, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका जो संसार होता है उसे हम कहते हैं जैविक। ठीक है, जिसको आप जीव भी कहते हो, जैसे कि आपका रिटा है इसमें पीडीएफ में। और फर्स्ट क्या होता है, जैसे जंतु हो सकता है, आपका पादप हो सकता है, पादप पेड़ पौधे वगैरह हो सकते हैं। और अब बात आती है अजैविक की। अजैविक मतलब भौतिक, भौतिक मतलब निर्जीव पदार्थ का संसार, जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं उनका संसार, जैसे कि प्रकृति में उपलब्ध है कौन कौन से पहाड़, उनमें कोई निर्जीव चीज़ होती हैं। ठीक है, ये जब चीज़ पहाड़ वगैरह और जो भी प्रकृति द्वारा हमें प्रदत्त होती है, दी जाती है, उनको हम कहते हैं निर्जीव, यानी कि अजैविक कारक। इसमें प्राकृतिक में। अब बात आती है बच्चा मानव निर्मित की। किसकी बात आती है? मानव निर्मित की। यदि मानव निर्मित की बात करें तो उसमें उदाहरण सबसे पहले क्या होगा? इमारत हो सकता है, कोई उद्योग हो सकता है, सड़कें, पुल, पार्क और संस्कृति। क्योंकि यहाँ पर जब मनुष्य संसार में आता है तो वो अपनी संस्कृति स्वयं बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा टॉपिक है कौन सा? ये टॉपिक है पर्यावरण के क्षेत्र। आपको जनरली याद रखना, पर्यावरण के 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला क्षेत्र होता है स्थलमंडल, दूसरा होता है जलमंडल, उसके बाद तीसरा होता है वायुमंडल और चौथा होता है जैवमंडल। ठीक है, ये आपको जनरली याद होने चाहिए कि स्थल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ये चार होते हैं, ये चार जो होते हैं ये पर्यावरण के क्षेत्र होते हैं। इसके बाद आप कैसे बता सकते हो कि स्थलमंडल क्या होता है? इसकी कुछ क्वालिटी होगी, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी स्थलमंडल की। ठीक है, चलते हैं। स्थलमंडल पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या परपट्टी को स्थलमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपर की परत या परपट्टी को स्थल कहते हैं, मंडल कहते हैं। और पृथ्वी का लगभग 1/3, यदि आप तिहाई मान सकते हो, मतलब 29%, और 71% जल होता है और 29% भाग पर स्थलमंडल होता है। ठीक है, यह मंडल सैलों एवं खनिजों का निर्मित होता है। जो इस मंडल होता है इस खनिजों और सैलों से निर्मित होता है। ठीक है, यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी
अपना याद रखना है कि आपको स्थल मंडल में जो आपसे यदि कोई पूछे कि पहाड़ कौन से मंडल में पाए जाते हैं, मैदान कहाँ पे होते हैं, तो ये क्वालिटीज में याद रखना है आपको। ये सब जाएंगे स्थल मंडल में। किस में जाएंगे? स्थल मंडल में। ठीक है, अब चलते हैं स्थल मंडल के महत्व, क्या इसकी इंपोर्टेंसी है, वो चीज यहाँ पर देखेंगे। यह मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत होता है। किसका स्रोत होता है? खनिजों का प्रमुख स्रोत होता है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है? यदि घास स्थल कहाँ पे होते हैं? स्थल मंडल में ही होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अपनी बात आती है किसकी? अब हमारा टॉपिक अगला है जल मंडल। मेरे हिसाब से, मेरे जहाँ तक हमारे अनुमान है कि आप ये सब चीज़ जानते भी होंगे। पहले जल मंडल, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जो जल क्षेत्र पाया जाता है जल मंडल कहते हैं। आप यह पृथ्वी का लगभग 2/3 मतलब 71% भाग जल से ढका हुआ है। महासागर, झीलें, नदियाँ एवं अन्य जलाशय सम्मिलित रूप से जल मंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं में जैसे बर्फ, वाष्प एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये सबसे मेन जो पॉइंट होता है ये आपका ये है कि जो पृथ्वी पर लगभग 2/3 जल पाया जाता है, मतलब 71%, और जो स्थल मंडल होता है सो 29% होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपका अगला पॉइंट क्या होता है? जल विभिन्न दशाओं में जैसे बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये पाने के इसके स्रोत हैं। इसके बाद आता है जल मंडल का महत्व। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है एवं वर्षा होती है। सभी को पता होगा कि जल सभी जीवों के लिए आवश्यक होता है। यदि आपके पास जल नहीं है तो आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ये एक लाइट हमारे जीवन का बहुत बड़ा पहलू होता है। इसके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, सिंपल सी। अब आगे चलते क्या है कि जल से बादलों का निर्माण होता है। किस प्रकार से बादलों का निर्माण होता है कि आपको पता होगा कि जैसे ही कहीं पर पानी है तो सूरज की जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो उसमें क्या होगा? वेपराइजेशन होगा, वो वाष्पित होने स्टार्ट होगा, और वाष्पित हो गए अपने हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके क्या होगा? संघनित होना स्टार्ट हो जाएगा धूल मिट्टी के कारण, कुछ वाष्प के कारण। तो वहाँ पे क्या होगा? इस तरह की इसका निर्माण कर लेते हैं बादल का। और बादल एक टाइम जब प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे क्या होगा? बारिश का कारण बनता है, बारिश होती है। ठीक है, तो जल से ही बादलों का निर्माण होता है, वर्षा होती है। किससे? यदि हमारे पास जल नहीं है तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। तो ये बहुत बड़ी इंपोर्टेंस इसके पास है। किसके पास? जल के पास। अब बात आती है अपनी वायुमंडल की। किसकी बात आती है? वायुमंडल की। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण होता है। सबसे बात आती है नाइट्रोजन की। बेटा आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन जो होता है आपका वो 78%। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन। याद रखना है आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है आपका, ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है आपका 21%। ठीक है, और 78% नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो करीब आपका 0.03% के अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट होता है ये तो दे दिया कि वायु में ये चीजें होती है, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आदि का मिश्रण होता है। परंतु उनका परसेंटेज यदि आपको याद हो तो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये चीज आपको याद करके चलना है। इस मंडल में धूल के कण एवं जलवाष्प भी पाए जाते हैं। धूल कण और जलवाष्प भी पाए जाते हैं, जिससे कि जो वाष्पित हुआ जल होता है उन धूल मिट्टी कण पर चिपकता है, संघनित होता है, जिसको आप कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में। और उसके बाद क्या है? बादल का निर्माण करता है। ठीक है, अब आते हैं वायु मंडल का महत्व क्या होता है। यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अतः सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, मतलब पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करता है। एक होती है ए, होती है अल्ट्रावायलेट ए, बी, सी। तो हमारे लिए जो सी होती है ना, अल्ट्रावायलेट सी, वो बहुत ही खतरनाक होती है। यदि आपसे पूछे कि खतरनाक क्या होता है, अल्ट्रावायलेट सी आपको हमेशा पिक करना है। ठीक है, अब बात आती है यह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन लाता है। वायु मंडल से ही मौसम और जलवायु क्या आता है? परिवर्तन आता है। यह रेडियो संचार में मदद करता है। कहीं भी संचार में मदद करता है, रेडियो संचार में भी है जो मंडल होता है मदद करता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है? जैव मंडल, अर्थात पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र
जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जहां पर ये तीनों चीज मिल जाती है, स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वही जैवमंडल कहलाता है। अर्थात जिसमें मनुष्य रह सकता है, जिसमें प्राणी रह सकता है, वही क्या होता है, जैवमंडल होता है। क्योंकि जीवन संभव बनाते हैं तो जैवमंडल होगा, मतलब उसमें जो है जीव वो रह सकते हैं अच्छी तरह। इसके बाद क्या होता है, जैवमंडल के महत्व क्या होते हैं। यह जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करता है। जीवन के लिए कैसी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। यदि ये नहीं होगा, स्थल, जल और वायु कॉम्बिनेशन नहीं होगा मंडलों का, तो क्या होगा, जीवन उत्तम ही नहीं हो सकता। तो यह जैव मंडल क्या होता है, जीवन के लिए अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करता है, जो हमारे जीने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसके बाद आता है अपना टॉपिक पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र किसे कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परिस्थितियां क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम याद रखना है क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम 1935 में, कितने में बच्चा आपका 1935 में एजी टेंसले ने क्या कहा था, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा प्रतिपादित की थी, कि उनका विचार आया था कि ये चीज हो सकता है। क्या कहा था, एजी टेस्ले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा प्रदान किया था। ठीक है, ये चीज आपको भी याद रखना है। इसके बाद आता है पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं ये चीज। ठीक है, और पारिस्थितिकी का अंग्रेजी पर्याय इकोलॉजी होता है। क्या होता है, इकोलॉजी, ECOLOGY, इकोलॉजी। ठीक है, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटे भी हो सकते हैं एवं बड़ा भी। यह स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी, मतलब परमानेंट हो सकता है और अनपरमानेंट हो सकता है। जो मतलब परमानेंट, स्थायी क्या होता है कि जो सदा के लिए हो, अस्थायी मतलब जो सदा के लिए नहीं होता। ठीक है, इस तरह से यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदान भी किया जा सकता है या मनुष्य द्वारा भी निर्मित किया जा सकता है। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, मतलब इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब जो समुद्र में जो जीव रहते हैं उनके लिए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र जो वन के लिए होता है, और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। अब बात आती है उष्ण कटिबंध, यह पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, यदि आपको जनरली याद रखना, सबसे पहले बताया था जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक को आप क्या भी कह सकते हो, जीवीय और अजीवीय, और जो अजैविक होता है इसको आप भौतिक भी कहते हो। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में आते ही रिवाइज होना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, नंबर 2 घटक होते हैं नॉर्मली। कौन कौन सा घटक होता है, सबसे पहले होता है जैविक और दूसरा होता है अजैविक। अब बात आती है पारिस्थितिकी तंत्र की, तो हम यहाँ पर आए कि पारिस्थितिकी जो होता है उसके लिए क्या हो, जैविक होगा और अजैविक होगा। उसमें जैविक में 3 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट होता है उत्पाद। उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। उत्पादक मतलब क्या हो, जो हमारे लिए खाना बनाता है। ठीक है, जो डायरेक्ट ही जो अपना खाना होता है सूर्य के द्वारा प्राप्त करता है, सूर्य की सहायता से, वो कहलाता है उत्पाद। और जो इन उत्पादों खाते हैं, पादप वगैरह खाते हैं, वे कहलाते हैं उपभोक्ता। ठीक है, इसके बाद अपघटनकर्ता, जो उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं उनको कहते हैं अपघटनकर्ता। ठीक है, तो अब चलते क्या, अपना टॉपिक स्टार्ट होता है जैविक। इस प्रकार के घटक के अंग है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। सबसे मेन टॉपिक होता है कि उत्पादक क्या होता है। पादप जगत अर्थात पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट उपभोक्ता, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते, उपभोक्ता कहलाते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधों की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे कि आपका टिड्डा हो सकता है, बकरी, हिरण, गाय इत्यादि, ये प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। सेकंड बात होगी आपकी द्वितीयक उपभोक्ता की, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं, जैसे मेंढक,
बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि जो होते हैं शाकाहारी जीवों को खाते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका तृतीयक उपभोक्ता। क्या होता है तृतीयक उपभोक्ता? वे उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं। ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ता को खाते हैं। जैसे शेर हिरण को भी खाता है और लोमड़ी को भी खाता है, मोर सांप को खाता है और बाज सांप को खाता है। ठीक है बच्चा, ये चीज होगा, ये किसमें? तृतीयक प्रकार के उपभोक्ता में आता है। इसके बाद आता है आपका सर्वाहारी। ये उत्पादकों और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर इत्यादि। ये जो होते हैं बच्चा, ये अपने कहलाते हैं सर्वाहारी। ठीक है, अब अपना टॉपिक स्टार्ट होता है अपघटनकर्ता, अर्थात मृतक भक्षी, जो मृत जीव जंतु को खा लेते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। ये मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु या कवक होते हैं, जिसको आप कहते हो क्या? जीवाणु या कवक, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, इस तरह के जो भी होते हैं वे चीज होगा अपना। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या होगा? अजैविक की बात आती है। इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं? अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है खाद्य श्रृंखला और खाद्य कड़ी। खाद्य कड़ी को ही आप खाद्य श्रृंखला कह सकते हो। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। आपको याद रखना है कि जो खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है, परंतु यदि संजाल की बात आती है, यदि जाल या संजाल जिसको आप कहते हो, यदि उसकी बात आती है उसमें बहुत दिशा होता है। आगे हम इसको चीज को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है सिंपली खास श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है। जैसे कि आपका उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है कि पौधे के बाद टिड्डा, टिड्डे के बाद मेंढक और मेंढक के बाद सांप। तो किसका है ये आपका है खाद्य श्रृंखला। ठीक है बच्चा, ये चीज आपको कवर करना है। इसके बाद यदि हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेने का कोशिश करें तो एग्जाम्पल किस तरह हो सकता है? देखो, अब ऐसा याद रखना है कि यदि हमारे पास कोई भी चीज है, हम किसी को खा रहे हैं, तो उसका हमारे पास 10% ऊर्जा आएगा। कितने परसेंट? ये लिंडमैन नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिसने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो जैसे सूर्य यदि हमारे पास कितना 10,000 कैलोरी ऊर्जा में इकाई की ऊर्जा में देता है, तो हमारे पास क्या उसका 10% आएगा। 10% मतलब 100। कितना आएगा उसका? 100। इसके बाद यदि प्राथमिक उपभोक्ता की बात कीजिए तो 100 का कितना 10% होगा 10। और फिर द्वितीयक की यदि बात की जाए तो उसको 1 ऊर्जा इकाई मिलेगा, और तृतीयक की यदि बात की जाए तो इसको 0.1 मिलेगा, क्योंकि जो स्तर होता है 10% उसको अटेन करता है जितनी ऊर्जा ले रहा है उससे पहले वाला। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर भी है। ठीक है, और किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। क्योंकि सीधा क्यों होता है ये सिंपली आपको डिस्क्राइब भी करता है। किसी भी पारितंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा क्या होता है? सीधा। आप देख सकते हो इस पिरामिड को किस तरह से है। देखो, ये पिरामिड है आपका। उत्पादक यहाँ पे होगा, प्रथम उपभोक्ता यहाँ पे होगा, क्योंकि 10% का एनर्जी ट्रांसफर होता है अगले वाले में, वो आपको दिखाया भी गया है। तो उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये आपका ऊर्जा पिरामिड होता है। याद रखना इसमें एक पॉइंट कि जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है, इस तरह का। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक क्या होता है वो देखते हैं। तो अपना अगला टॉपिक ये है कि उपरोक्त ये जो उदाहरण में दिए हैं, में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डा उनमें खाद्य ऊर्जा का प्राप्त करता है। टिड्डा मेंढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेंढक से खाद्य ऊर्जा प्राप्त करता है। खाद्य श्रृंखला ज्यादा से ज्यादा 5 स्तर की हो सकती है। ये पॉइंट हमेशा याद रखने वाला है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है कितने पॉइंट की होती है? 5 स्तर की हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर का उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा संचित
ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना कितने परसेंट की हानि होती है, 90% की हानि, और 10% को वो ट्रांसफर करता है। ठीक है, रूपांतरित करता है। और 10% ऊर्जा, संचित ऊर्जा के रूपांतर को ही लिंडमैन, क्या है, लिंडमैन का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिंडमैन का 10% नियम क्या होता है, ये वाला और सिद्धांत है। और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसमें जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है। ऊर्जा का यदि आपसे कि क्वेश्चन भी आ जाए कि ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप बताओगे ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, चलो अब बात आती है खाद्य श्रृंखला के स्तर। जो खाद्य श्रृंखला के स्तर, द्वितीय स्तर, पौधे, हाथी, द्वितीय स्तर कैसे होता है, तृतीय स्तर के क्या हो सकते हैं, पौधे, हिरण, बाघ हो सकता है। चतुर्थ स्तर की यदि बात की जाए, यदि स्तरीय की बात यदि की जाए तो वहाँ पे कि पौधे होंगे, खरगोश होगा,